नमस्कार, मैं हूँ अश्विन मिश्रा। आपको हर हफ्ते एक ऐसी कहानी और ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप सोचते हैं वाक़ई में इनके संघर्ष के दौर जो रहेंगे, इनके पैर के छाले इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। चाहे वो रास्ता दिल्ली वाया मुंबई, माया नगरी में कितने गुमनाम नामों में से अपना एक नाम को कैसे निखार जाते हैं। वक़्त लगता है लेकिन वक़्त से ज़्यादा अपनी मेहनत, अपने हौसलों पे भरोसा रहता है कि जिस दिन मौका आएगा, जिस दिन मौका मिलेगा, तो स्क्रीन ही नहीं पूरी महफ़िल यानी पूरी फ़िल्म लूट के ले जाएँगे। ऐसी एक शख्सियत इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित और ट्रेंडिंग कहें तो भास्कर झा है। सर आपको बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको बहुत बधाई सर। कमाल की फ़िल्म है, चारों तरफ चर्चा हो रही, क्या देश, दुनिया हर कोई बात कर रहा है लापता लेडीज़। उसकी सफलता के लिए आपको जितनी तारीफ़ की जाए सर, उतना कम है। बहुत-बहुत बधाई सर उसके लिए आपको। शुक्रिया इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए और मतलब जिस तरीके का जितना प्यार से आपने इंट्रोडक्शन दिया है उससे हमारी मतलब मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपने बयान की है। और वाकई में ये जो फिल्म को लेकर जो एप्रिसिएशन और प्यार मिल रहा है वो वाकई में अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और अब तक फिल्म चल रही है, फिल्म लोग पसंद कर रहे हैं, उस पे मीम्स बन रहे हैं, जबकि और भी बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं जो जिनके साथ लोग मतलब ऐसा है कि चर्चा में भी है। लेकिन लापता लेडीज अभी भी ट्रेंडिंग पर है, ये जानकर बहुत खुशी होती है। जी। जी सर। पहला सवाल यही है कि मतलब आखिर में आपने क्यों चुना कि आपको क्या अट्रैक्ट किया जब आपके पास स्क्रिप्ट आई होगी, ब्रीफिंग हुआ होगा, तो आपको क्यों लगा कि ये फ़िल्म ही करनी चाहिए? क्या उस समय पता था कि ये चीज़ें बदल जाएगी सब कुछ? नहीं, उस वक़्त इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी बात थी इस कैरेक्टर की, इस किरदार की कि इसमें कोई नेगेटिव कैरेक्टर मेरे अलावा है ही नहीं। तो जब आप जी, जी। मतलब और एक ऐसी कहानी का हिस्सा बना, जहाँ पर आप नेगेटिव कैरेक्टर होते हुए भी एक अहम किरदार रहते हैं, तो पढ़कर समझ में आया। और ये पहला कारण था। दूसरा कारण ये भी था कि इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी लॉकडाउन के बाद मिल रही थी, तो वैसे भी मेरे पास मतलब मना करने के लिए कुछ ऐसा तो था नहीं कि आप मतलब उस समय कोई ऑप्शन हो आपके पास। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी थी मेरे लिए और सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे इस किरदार के लिए चुना गया। तो जब आपके सामने ऐसी अपॉर्च्युनिटी खुद चल कर आए, तो आप उसको उसको ग्रैब करते हैं। वो कहीं न कहीं लोगों को वही मतलब नेगेटिव कैरेक्टर होने के बावजूद लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक ऑडियंस में से एक औरत उठकर आई और जब मैं फ़िल्म देखने गया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको देखकर तो थप्पड़ मारने का मन करता है, लेकिन आपने काम बहुत अच्छा किया और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। तो ये इस तरह का प्यार थिएटर खूबसूरत में भी कॉम्प्लीमेंट। मिला। हाँ, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट दैट आपका काम लोगों तक पहुँच रहा है, पीपल आर लाइकिंग योर वर्क। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आपको कोई चुने और आप उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करें और लोग उसे प्रेम करें। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया और मतलब क्या ही अवसर होगा मेरे लिए। जी। लेकिन इतना इतना ईज़ी भी नहीं होता झा जी कि मतलब नेगेटिव रोल को इतने शार्प तरीके से इतने अच्छे क्राफ्ट पे काम करके आपने दिखाया। आपकी मेहनत बिल्कुल उसमें नो डाउट दिख रही है। क्या चैलेंजिंग रहा और इस रोल के लिए आप कैसे क्या-क्या तैयारियाँ करते थे? जैसे मैं आलोक पांडे जी का एक इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि अभी हाल में उनकी वेब सीरीज़ है उसके लिए वो जीते थे, वो वही ड्रेस पहनते थे, वही सेट पे। तो आप एक बतौर एक्टर सबके अपने-अपने एक थीम होते हैं, एक अपने आइडियाज़ होते हैं। आप क्या बिल्कुल। तैयारी करते थे इसके लिए? कैसे कर पाते थे? मेरी तैयारी दरअसल ये फ़िल्म जब मुझे मिली थी तो ये लॉकडाउन का मतलब वक़्त चल रहा था और घर से ही मैंने ऑडिशन दिया था। और उस वक़्त मतलब लॉकडाउन में जब एक लीनियंसी दिखा रहे थे ना, मतलब लीनियंसी दी गई थी कि आप शूटिंग कर सकते हैं कुछ ऐसे लोकेशंस में जहाँ पे
कोविड केसेस कम हैं। तो मेरी मेरी तैयारी तो मुझे लगता है कि बचपन से ही चल रही थी इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ, मैं मतलब बिहार के मधुबनी जिला से हूँ, और बचपरोल मेरा गांव है। और मैं वहां से रहता हूँ, और वहां हमने ये सारे दहेज प्रथा और उससे जुड़ी बहुत सारी, बचपन में समर वेकेशन के समय हम लोग जाते जी थे, जी। तो हम बहुत सारे इस तरह के रीति रिवाज और ये घूंघट में औरतों का होना, दहेज प्रथा, जिसके बारे में ये प्रिडोमिनेटली ये फिल्म बात करती है, तो ये सब मैंने अपने आंखों से देखा है, करीब से देखा है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ज्यादा ऐसा कोई चैलेंजिंग रोल तो था नहीं कि ये मतलब डायलेक्ट वाइज या उसकी प्रिपरेशन करना है। तो बस मेरे लिए ये था कि मैं उस वक्त इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था, क्योंकि मैं डायरेक्टर के एक्टर मीडियम में ज्यादा बिलीव करता हूँ, जहाँ डायरेक्टर जितना मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है, हालांकि अपनी तैयारी हो रही होती है, तो उस तैयारी में मेरे पास उतना वक्त भी नहीं था, क्योंकि मैं जब इसमें लॉकडाउन का वक्त चल रहा था, और मतलब जिस जब मुझे ऑडिशन इसका हुआ उसके 2 दिन बाद मैं शूटिंग कर रहा था, तो मेरे पास उतना वक्त भी नहीं था कि मैं इसकी तैयारी कर सकूं। और लेकिन तैयारी के रूप में बस यही है कि बचपन से ही जितने भी मेरे को रीति रिवाज सिखाए गए हैं उनको दोबारा रिकॉल करना, और उस मेमोरी में जाना, है ना। और स्क्रिप्ट पढ़ते हुए जो हमारे स्क्रिप्ट के डायलेक्ट कोच थे सोनू आनंद, उनसे काफी बातचीत होती थी, और वो मुझसे कई बार मजाक मजाक में कहते थे कि तुमको डायलेक्ट की क्या जरूरत है, तुम तो खुद ही बिहार से हो। और कई बार क्या होता था कि वो मैं भी कोई एक आध शब्द इंट्रोड्यूस कर देता था। तो किरण राव मैम स्क्रिप्ट बहुत मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करती है कि स्क्रिप्ट राइटर ने जो लिखा है उसको वैसा ही बोला जाए। लेकिन कई बार मैं उसको इतने अच्छे तरीके से कहता था, वो भरोसा ऑन सेट मैंने पैदा किया कि उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, डायरेक्ट कोच से भी कहते थे कि अगर आप दोनों सही हैं, अपने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे एक्टर को डायरेक्टर के बीच में काफी एक अच्छा रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, जहाँ पे, और मैं उसमें बिलीव करता हूँ। तो तैयारी के लिए बस यही था कि अपने रीति रिवाज को फॉलो करना, उनपे अपने नॉस्टैल्जिया में जाना, बैकग्राउंड में बचपन में जाकर उन सबको याद करना। और मैं अपने कल्चर से बहुत जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मैं घर में मैथिली भाषा बोलता हूँ, और माँ बाप से भी और अपने चाचा और बाकी लोगों से भी। तो हमारे तो वो सारे कलेवर मेरे अंदर बचपन से ही है, तो मुझे लगता है शायद उसका बहुत फायदा मुझे मिला कैरेक्टर प्रिपरेशन के लिए जी। ये जैसे कहते हैं बोली, तौर तरीका, क्षेत्रीय भाषा आपको मतलब बहुत कुछ ऐड ऑन कर जाती है आपकी स्किल में, और ये पूरे फ़िल्म में दिखा आपको। इसी पे बात करना चाहूँगा, सेट पे लापता लेडीज़ के सेट पे ऐसा कौन-सा आपका मेमोरियल मोमेंट रहा, यादगार पल रहा, जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता हो और बहुत कुछ सिखा के जा रहा हो? सबसे मेमोरेबल पल तो मुझे लगता है कि रवि सर के साथ एक मोमेंट था बहुत इंटरेस्टिंग। और भी बहुत सारे मोमेंट थे। मोमेंट जैसे रवि सर के साथ एक मोमेंट बना था, जब जब वो मेरे को मतलब डांटते हैं, या मतलब वो धमकाते हैं, वो सारा सीक्वेंस, और काफी देर तक मतलब वो मुझे देख घूरे जा रहे थे। तो उसमें क्या था कि जब रिहर्सल हम लोग कर रहे थे, तो वो उनकी एक आदत है कि वो फर्स्ट डे जब रिहर्सल थी हमारी, तो तकरीबन 4 बजे वो आए, और मैं मतलब दिल्ली से ही गया था मुंबई शूट करने, क्योंकि वो पहले 12 दिन हमारा जो शूट था वो ट्रेन का सीक्वेंस हुआ था, और बाकी जो हमारा ये इनका ये क्लाइमेक्स का सीक्वेंस था, ये 2 दिन हमने अलग से शूट किया था। तो उसमें 1 महीने का अंतराल था। और रवि सर पहली बार मिले, तो पहली बार मिले, अच्छा बातचीत हुई, अच्छा, तो वो मुझे कॉन्स्टेंटली देखे जा रहे थे। और जैसे लाइंस भी ले रहे हैं, तो लाइंस देखने के लिए भी मतलब डायरेक्ट कोच को बोल नहीं रहे कि तुम लाइन दो, वो मुझे देखते हुए ही अपने कैरेक्टर में उतर रहे थे, और मैं उनको भी समझ रहा हूँ, वो मुझे समझ रहे हैं। लेकिन उनका जो स्टेयर था, वो देखना, तो वो इतना खतरनाक था कि एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मतलब मैं गया। लेकिन वही है कि वही आपकी थिएटर की ट्रेनिंग काम आती है कि आप अपने ब्रेथ पे काबू रखिए, अपने कैरेक्टर पे रखिए। तो शायद वो भी चेक कर रहे थे कि मतलब सामने वाला कितना उस अपने कैरेक्टर में है कि नहीं है। और मैंने उस वक्त अब थोड़ा सा समझदारी दिखाई कि मैं नहीं घबराया, और मैंने उनसे बातचीत की वैसे ही कैरेक्टर में रहते हुए। और मैं उस ऑरा से अफेक्टेड तो रहा ही, क्योंकि एक सांसद है, वो इतने बड़े कलाकार हैं, इतने मजे हुए कलाकार हैं।
तो शुरुआत में थोड़ी सी एकदम एक ऐसा लगा आपको, लेकिन वो इतने कंफर्टेबल जोन में कर देते हैं कई बार कि लगा ही नहीं कि हाँ मैं रवि किशन जी के साथ, रवि किशन जो इतने बड़े स्टार हैं उनके साथ शूट कर रहा हूँ। तो ये बड़े लोगों की खासियत होती है कि वो आपको एज ए को स्टार सपोर्ट करते हैं। तो ये मेमोरेबल। और एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मेरा भी जब क्लोजअप लग रहा था तो वो भी वो सामने खड़े थे। वो ऐसा नहीं कि वो बोले कि ठीक है किसी असिस्टेंट से इसका क्लोजअप कटवा लो। तो ये काफी अच्छी बात है। इस मतलब ये समझ मतलब ये इससे समझ में आता है कि वो भी इस प्रोसेस से ही निकल कर आए हैं। जब वो भी हम लोग की तरह फिल्में कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे भी कई बार बात शेयर की कि हमने कितना अपने समय में कितना स्ट्रगल किया है और ये सारी चीजें। जब हम लोग सेट पे होते हैं तो बातचीत थोड़ी बहुत, जितना समय आप तो बहुत बिजी रहते हैं वो, लेकिन फिर भी और काफी सपोर्टिव तरीके से उन्होंने समझाया भी कहीं कहीं पे। तो वो एक सीक्वेंस काफी इंटरेस्टिंग था। दूसरा एक एक सीक्वेंस एडिट हो गया, वो अभी है नहीं, वो हमारा सेकंड यूनिट का सीक्वेंस था। उसमें हमने कुछ सीन इम्प्रोवाइज किया था कुछ, लेकिन और वो उसमें क्या था, सेकंड यूनिट में हमने किया था गालियां वाले कुछ सीन, और हमने वो सीन बहुत अच्छे से कुछ 3 एक्टर्स नहीं कर दिया था उसमें कि जब वो एक सीक्वेंस था कि जब हम क्लाइमेक्स सीक्वेंस में जब वहां पे जा रहे होते हैं मिलने के लिए, अपनी वाइफ को लेने के लिए मैं जब जा रहा होता हूँ, तो उससे पहले अच्छा अच्छा। फाटक बंद होता है। वो एक सीक्वेंस था ट्रेन के पासिंग के अच्छा सीक्वेंस का, और फाटक का बंद होना। वहां पे हमने एक सीक्वेंस किया था, बहुत इंटरेस्टिंग था। और वो मतलब वो उसमें क्या था, हमने मुश्किल से 1 घंटे में उसको कर दिया था। और जब हम सेट पे पहुंचे तो सारे लोग बोल रहे हैं, अरे पैकअप हो गया तुम्हारा? मैंने कहा हाँ एकदम। और उस दिन हम होटल बहुत जल्दी पहुंच गए थे, बाकी सब लोग शाम को आ रहे हैं, तब तक हम लोग पूल में नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत मेमोरेबल थी काफी, क्योंकि शिरडी का माहौल था वहाँ पे, शिरडी में हम लोग थे वहाँ पे। तो काफी वो अच्छा पॉजिटिव माहौल था। लॉकडाउन के बाद पहला शूट था मेरा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर वक्त मेमोरेबल ही था। आमिर सर भी एक दिन आए थे। आमिर सर के साथ भी काफी इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ कि आमिर सर जब आए थे तो पीछे मेरे साथ जो मतलब हंस में जो हम मेरे साथ में जो रहते हैं, साथ के 2 लड़के, वो लोग भी ऐसे हो गए कि सर से मिलना। मैंने कहा यार पहले शॉट दे लेते हैं, उसके बाद सर से मिलते हैं। और जब वो सामने बैठे हुए थे, मैं उनको देख ही नहीं रहा था कि मैं देखूंगा तो हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, शॉट अच्छा ना हो जाए कुछ भी। तो मैंने पहले शॉट दिया, उसके बाद फिर उनसे मिला, और काफी अच्छा उनसे मुलाकात भी हुई। तो हर दिन, मुझे लगता है हर दिन में ही मेमोरेबल था। ट्रेन का सीक्वेंस जैसे बात करें, ट्रेन में मास्क पहन के हम लोग कई बार बिल्कुल। शॉट देते थे, तो एक शॉट में जो है मास्क जो है लगा लगा रह गया था। वो बहुत सारी चीजें थी ऐसी। जी। आपके कलाकार और क्रू मेंबर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अमेजिंग था, सारे ही नए लोग हैं। और जैसे स्पर्श तो ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर चुके हैं, और जामतारा में प्रतिभा रांटा ने भी टेलीविजन में काफी अच्छा काम किया है। और फूल जो है मतलब नितांशी, उन वो भी अभी काफी काम करके मतलब अभी कर चुकी है। तो मुझे काफी मजा आया सभी लोगों के साथ। खासकर हम लोग क्या करते थे कि जैसे स्पर्श वर्स के साथ हम लोग की ज्यादा ट्यूनिंग थी, क्योंकि हम लोग क्या करते थे कि मतलब हम लोग सेट सेट के बाद जब सेट उन लोग का सीक्वेंस हमेशा सिवाय जो आपका ट्रेन का सीक्वेंस है वहीं पे ज्यादा मुलाकात हमारी होती थी। उसके अलावा जितने भी सीक्वेंस थे वो क्योंकि प्रतिभा और स्पर्श के सीक्वेंस ज्यादा है तो वो साथ में शूट कर रहे होते थे। और हम लोग मेरे मेरे सीक्वेंसेस अलग से ही शूट होते थे। और इनका तो एक और इन्होंने इनका एक जो इनकी जो कॉमरेडरी थी इनकी ज्यादातर वो, जैसे इनकी भोपाल में सीक्वेंस जो जब शूट हुआ, तब इन लोगों ने ज्यादा एक यूनिटी बनी और एक अच्छा बॉन्ड बना। क्योंकि पहले 10 दिन जो थे वो सबके साथ ऐसे ही था कि हम लोग जिनको बाहर शूट के बाद जिसको होटल से बाहर जा नहीं सकते, तो हमारा एक कैंपस था उसके अंदर ही हम लोग। और बहुत ठंड थी वहां पे, क्योंकि बहुत शिरडी के उस टाइम पे ना। और चूंकि यहाँ मतलब उस टाइम पे यहाँ पे और दिल्ली में उतनी ज्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन वहां थोड़ी ठंड थी, ठंडी ठंडा इलाका है शिरडी। और हम लोग रात में मतलब अंगीठी अंगीठी सेकते हुए गाना वाना गाते थे। तो आमिर सर के गाने गा रहे हैं, है ना। तो और 90s के सॉन्ग गा रहे हैं, तो चिल आउट भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, लाइंस भी ले रहे हैं। तो हमारे साथ तो बहुत ज्यादा जेलअप होता था लड़कों के साथ। लेकिन खासकर ये जो कैरेक्टर्स थे ये लोग अपना अपने जोन में रहते थे, कैरेक्टर के जोन में प्रिपरेशन के टाइम पे। लेकिन काफी अच्छा था ऑन सेट और ऑफ सेट रिलेशनशिप। और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, जब आप ऑन सेट ऑफ सेट एक अच्छी केमिस्ट्री आपकी रहती है तो सेट पे जो है आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। एज एन एक्टर को एक्टर का जो एक
इनहिबिशन होता है कि मतलब बातचीत करने में भी शर्म आ रही है या जो भी है एक्टिविटी करने में, तो काफी अच्छा माहौल था। यूनिट बहुत अच्छा था। टीम बहुत अच्छी थी। हर इंसान, हम लोग क्रिकेट मैचेस बहुत खेलते थे। हम हमें क्या होता था कि हर अगर हम 4 दिन शूट कर रहे हैं तो एक दिन हमें ऑफ डे मिलता ही मिलता था, कि कहीं जाना नहीं है, होटल के अंदर रहना, लेकिन खेलना है, मस्ती करनी है। और मतलब उस दिन स्क्रिप्ट के बारे में बात नहीं करनी है। शाम को कई बार ऐसा मैम को लगता था, तो कई बार हम लोग स्क्रिप्ट पे भी डिस्कशन भी करते थे। लेकिन ये अच्छी बात थी कि हम लोग मस्ती बहुत करते थे, और काफी मतलब कैमरा पर्सन, साउंड वाले, सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, कल का शॉट बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा। तो ये काफी हेल्दी एटमॉस्फेयर था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा पैनिक था जब लोग बीमार हो रहे थे, कोविड का सिचुएशन चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था कि शूटिंग कब खत्म हो गई, 10 दिन 14 दिन बीत गए, मुझे पता ही नहीं चला। और अभी भी मुझे याद करता हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी सारी चीजें होती गई, और देखिए 2 साल का वक्त भी बीत गया। क्योंकि ये जो फिल्म बन रही थी तब तकरीबन 2022 की बात बता रहा हूँ मैं, मार्च 2022। 9 मार्च को मैंने ऑडिशन दिया था, और 11 मार्च को मेरा पहला दिन था शूट का। अब 2022 से 2 साल, अब 2024 में आई है फिल्म। तो 2 साल कैसे बीत गया, उस दौरान भी एक लंबा वक्फा है। लेकिन काफी अच्छी अमेजिंग टीम थी, और यूनिट काफी अच्छा था, डायरेक्शन टीम भी काफी समझदार थी, जिससे ब्रीफिंग काफी एग्जैक्ट ब्रीफिंग मिलती थी ऑन टाइम पे। हमारे डीओपी थे, विकास नौलखा सर, वो हमेशा ऑन टाइम पे मतलब चीजें करते थे। कभी भी हमारा ऐसा नहीं होता था कि जैसे हमारा अगर 6 to 6 का कॉल टाइम, तो उससे पहले ही पैकअप हो जाता था, है ना। बहुत कम ऐसा रेयर हुआ कि आधा घंटा एक्सटेंड हुआ, बहुत मुझे याद भी नहीं, लेकिन ऑन टाइम सब चीजें होती थी। तो एक तरह का एक्टर्स को भी सीखने का अगर आप किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं, तो एक्टर्स को काफी कुछ सीखने को मिलता है कि आपको और कैसे अपने काम में प्रोफेशनलिज्म लाना है। सर ये तो बहुत हर कोई अपने-अपने तरीके से इसकी तारीफ़ कर रहा है। बड़े से बड़े डायरेक्टर, एक्टर, आम इंसान से। अगर मैं आपके अकॉर्डिंग जानना चाहूँ कि लापता लेडीज़ का संदेश, एक मैसेज और थीम क्या है? तो आप क्या बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूंगा कि ऐसे वक्त में जहाँ पर औरतों, अब तो खैर औरतों की स्थिति बहुत हद तक सुधर सुधर भी गई है, कि औरतें एटलीस्ट घर से बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, और फिल्म बना रही हैं, डायरेक्ट कर रही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही है। अब तक मैंने 4 फीमेल डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। सबसे पहले मैंने काम किया किरण राव जी के साथ। उसके बाद मैंने काम किया मीरा नायर जी के साथ। मॉनसून वेडिंग एक म्यूजिकल मैं करता हूँ, जिसके शोज के लिए मैं यूएसए और कतर गया था। और जब उसका ऑडिशन हुआ तो मीरा नायर जी ने मुझसे कहा कि तुमने, तभी मैंने फिल्म की थी, उसके 1 महीने बाद इसका ऑडिशन था म्यूजिकल का। तो मीरा नायर जी ने पूछा कि तुमने क्या काम किया, तो मैंने कहा मैंने हाल ही में एक फिल्म की है जिसका नाम है अभी लॉस्ट लेडीज नाम था, नाम अनटाइटल है, लेकिन उसके डायरेक्टर किरण राव हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो तो मेरी फर्स्ट एडी थी मॉनसून वेडिंग। और उसके बाद सोनम नायर जी के साथ एक प्रोडक्शन किया है, जो अभी रिलीज होने वाली है अक्टूबर, या मतलब अमेजन प्राइम का नई वेब सीरीज है, दुपहिया नाम से। उसमें मैंने सोनम नायर जी के साथ काम किया। और एक और शेजल शाह है, उनके साथ भी काम किया। तो अब आप देखिए कि कैसे वुमेन डायरेक्टर्स मार्केट में उनके काम आ रहे हैं, वो काम कर पा रही हैं, उनको मौका मिल रहा है। मुझे याद है कि जब मैंने थिएटर की शुरुआत की थी, तो हमें लड़कियां लड़कियां हमें मिलती नहीं थी आसानी से। लड़कियों को घर वाले अलाउ नहीं करते थे कि आप उनको जाने नहीं देते थे बिल्कुल, कि सही बात। है ना। लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज एक शो करना है, भेज दीजिए, इस तरह की चीजें। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें 10 लोग हैं, तो उसमें एक लड़की है, एक ही लड़की को बार बार रिकास्ट किया जा रहा है हर कैरेक्टर को। लेकिन अब देख रहे हैं धीरे धीरे लड़कियों को भी मौका मिल रहा है, घर वाले भी समझ रहे हैं, वो भी उनको आजाद छोड़ रहे हैं। तो ये जो आजाद ख्याल आया है कि औरतों को आप दबा नहीं सकते, औरतों को के पंख अगर आप काटेंगे तो वो औरतें जो है काम करके, अभी पायल कपाड़िया देखिए कांस में जीत कर आई हैं, और कितना बड़ा नाम किया है भारत देश का। तो बस ये संदेश यही है कि मतलब औरतों की स्वच्छंदता है, उनको स्वच्छंद तरीके से जीने दिया जाए, उनके भी अधिकार हैं, उनकी भी इच्छाएं हैं, उनको भी बिल्कुल, लिखने बहुत पढ़ने, है ना, उनकी भी जो उड़ान है उसकी उनको आजादी मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जी, उस बहुत जो जिस मोटिव से किरण राव जी ने ये फिल्म बनाई है, वो बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रही है, कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।
और अभी भी ट्रेंडिंग में वो सारी चीजें। मेरा कैरेक्टर निगेटिव शेड बिल्कुल होने सर। के बावजूद भी लोग मुझे मीम्स में टैग कर देते हैं कि ऐसा पति नहीं मिलना चाहिए, ऐसा पति नहीं होना चाहिए। यानी प्रदीप का एग्जाम्पल देते हैं कि प्रदीप जैसा पति नहीं होना चाहिए, लेकिन दीपक जैसा पति होना चाहिए। अब मेरे ऐसा एक्टर ये देख के उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे मेरे कैरेक्टर निगेटिव मीम बन रहा है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी मिल रही है कि वाकई में कि इस तरह का किरदार हमारे आसपास है। बहुत सारे यूपी बिहार सब जगह लड़कों ने बहुत ऐसे आतंक मचाया हुआ है। और दहेज प्रथा, मेरे खुद बिहार में ऐसे कई सारे लड़कों को मैंने देखा है जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं लेकिन दहेज लेते हैं। और मुझे तो लगता है शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, दहेज लेते हैं वो, इसका मतलब उनको अपने पे भरोसा नहीं। तो खैर, बिल्कुल सर। अ, ये जो कुरीतियां हैं वो सब खत्म होनी चाहिए। और औरतों को मौका मिलना चाहिए, ताकि औरतें हमारी हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। हमारे मिथिलांचल में सीता माँ को जो है, मतलब सीता को माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सीता जी जी जो जी। है धरती से पैदा हुई थी। और उसी सीता जी जी। माँ जी को जो है इतना प्रताड़ित किया जाता है कि दहेज लेके उनकी जिंदगी खराब कर देते हैं। तो से आप, पूरे भारत में बहुत दयनीय दशा है इस मामलों को हाँ, लेके। तो आप सोचिए कि कितना मतलब कितना कॉन्ट्रडिक्टरी ये चीज है कि जहाँ एक जगह आप सीता माँ को पूजते हैं, वहीं पे आप सीता माँ के साथ इतना अत्याचार भी करते हैं। तो वही है, अब देरी सही अलग जगेगा, ऐसी उम्मीद है, और हो भी रहा है। और औरतें लीड भी कर रही हैं, काम अच्छा कर रही हैं, बहुत सारी औरतों को मौका मिले। और लोगों के अंदर जो ये डर है कि ये हमसे आगे निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। साथ साथ रहकर भी काफी पॉजिटिव तरीके से काम किया जा सकता है। और काफी अच्छा लगा। मतलब यही यही सोच है, और यही सोच हमें मतलब बरकरार रखनी है। और उससे हमें बिल्कुल। अपने आप को आगे मेच्योर तरीके से जी जी। फिल्म बननी चाहिए जी। बचे हुए दो दो तीन सवाल हैं, पूछूंगा, आप पानी पी लीजिए तब तक। आप कर सकते हैं सर, आप थोड़ा हाँ, गर्मी बहुत रिकॉर्डेड है ज्यादा तो। है, ठीक है हाँ जी। नहीं, समझ रहा हूँ सर। मेरे भी हाँ, वही दर्द सर। सर हम अगले सेगमेंट के तरफ बढ़ते हैं, आपके ले चलते हैं। शुरुआती दौर दिनों की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, उस समय का अनुभव कैसा रहा? उस समय के चैलेंजेस कैसे रहे, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। इनिशियल डेज, देखिए मैंने जो अपने अगर जिसको स्ट्रगल बोलते हैं, वो दिल्ली में बहुत स्ट्रगल किया है मैंने। और मैं उसको उतना स्ट्रगल इस तरीके से नहीं मानता हूँ, क्योंकि मतलब मैं एक अच्छी खासी जॉब छोड़कर थिएटर में आया था। और ऐसा भी नहीं था कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर आया। मोटिवेशन एक अलग बात है, जी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनसे मैं मोटिवेट हुआ। जैसे मैंने जब पहली बार इरफान जी को देखा, तो मुझे लगा कि यही करना है मुझे, ये करना है मुझे। मैंने सबसे पहली फिल्म जो देखी थी, जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, वो थी ओमकारा। और मैं तब ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स में यहाँ पे राजधानी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। तो जब मैंने ओमकारा देखी, तो मुझे लगा कि मुझे फिल्म तो करनी ही करनी, क्योंकि थिएटर शुरू ही किया था मैंने। तो मैं थिएटर में मैंने बहुत ज्यादा समय दिल्ली दिल्ली में दिया है। बॉम्बे आए हुए मेरे को अभी तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हुए हैं, लेकिन और बॉम्बे और दिल्ली में आता जाता रहता था पहले भी, किसी का काम के सिलसिले में या वर्कशॉप के सिलसिले में। लेकिन दिल्ली ही मेरा बेस था एक्टिंग का, क्योंकि मैंने सारे काम जो है, मोस्टली मॉनसून वेडिंग हो गया, या फिर ये आपका लापता लेडीज, और ये और एक और दो फिल्में मैंने की हैं इससे पहले। उसके ऑडिशंस भी, एक फिल्म है दिल्ली डार्क, वो मामी में पिछले साल रिलीज हुई थी। वो लाइफ ऑफ एन आउटकास्ट एक फिल्म की है, वो इंडिपेंडेंट फिल्म थी। तो वो सारी फिल्में, उन सबका ऑडिशन मैंने दिल्ली में ही दिया था। और कई बार मुझे दिल्ली के एक्टर्स की मतलब कहीं किसी ऑडिशन जगह से आज से ऑडिशन आया था कि सर आप दिल्ली पे हैं क्या अभी, क्योंकि दिल्ली के कई एक्टर, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझे मानते थे। लेकिन तो मैंने बहुत ज्यादा वक्त यहाँ के थिएटर में बिताया है। यहाँ के थिएटर कॉलेजेस, स्कूल कॉलेज में पढ़ाकर, और क्लाउनिंग की ट्रेनिंग देकर। मैं क्लाउनिंग भी सिखाता हूँ बच्चों को, और क्लाउनिंग के जरिए एक्टिंग पढ़ाता हूँ। तो ये सारा कुछ जितनी भी एक्टिविटी है, राइटिंग पे भी मैंने काम किया है। मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भारंगी में पार्टिसिपेट किया है एज एन बतौर एक्टर। और एक प्रोडक्शन में मैंने लिखा भी था, एज ए राइटर मैंने उसमें काम किया था। तो ये बहुत तरीके के काम, मतलब वास्ट लेवल पे मैंने यहाँ पे काम किया है दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि वही वो जो समय मैंने यहाँ पर दिल्ली में दिया, उसी का फल मुझे कहीं ना कहीं मेरे अभी के प्रेजेंट काम में मुझे मिल रहा है।
ताकि वो समझदारी, जो एक समझदारी होती है कि आप, जैसे होता है ना कि आपकी पहली फिल्म आती है, फिर दूसरी आती है, आप तीसरी, आप ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो थिएटर ने बहुत कुछ सीखने को का अवसर दिया। क्योंकि थिएटर में क्या था कि मैं लिखता भी था, ट्रांसलेट करता था, मैं साउंड, मैं गाने भी लिखता था, फिर गाने कंपोज करता था, कई बार ऑपरेट भी करता था। तो थिएटर क्या होता है ना, आपको थिएटर में क्या होता है, चूंकि लोग कम होते हैं, या आपके पास क्या होता है, जब आप नाटक बना रहे होते हैं तो आपको एक ही इंसान को बहुत सारे काम करना पड़ता है, बैक स्टेज भी सीखना करना पड़ता है, कई बार लाइट भी ऑपरेट करना पड़ता है, और वो एक टीम वर्क होता है। तो वो आप वहां पे एज एन एक्टर आप सिर्फ कुर्सी में बैठ के ऐसे एक्टिंग नहीं कर रहे होते, बहुत सारी चीजें कर रहे हो। मैं एक सोलो प्रोडक्शन करता था पहले, संवदिया उसका नाम था। तो उस सोलो प्रोडक्शन में मैं मतलब बाकी सारी चीजें भी हम लोग संभाल रहे होते थे, और मैं सोलो सोलो एक्टिंग भी कर रहा होता था, उससे गाने भी कंपोज करता था, और अपने टीम के बाकी सिंगर्स को गाने डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, सारी चीजें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थिएटर आपको इतना इक्विप कर देता है कि आप आप ऑलरेडी बहुत, आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। तो अगर यही जैसे आज के भी एक्टर्स बहुत सारे मुझसे पूछते हैं कि कैसे अप्रोच क्या करना चाहिए, तो आपकी ट्रेनिंग ही आपको आने वाले टाइम में स्ट्रांग आपको बना के रखेगी, क्योंकि जीवन भर आपको रिजेक्शन फेस करना होता है। मैंने एनएसडी के लिए बहुत बार अप्लाई किया, लेकिन मुझे एनएसडी में मौका मिला नहीं, और उससे मैं बहुत टूट गया था। मुझे लगा था कि मैं एक्टर नहीं बन पाऊंगा, लेकिन ये एक मौका मुझे मिला, और ऐसे आने वाले समय में और शायद मौके मिलते रहेंगे। और हर जब भी आपको मौका मिले, तो आप अपना पास्ट याद करिए, जो आपने स्ट्रगल किया है या आपने मेहनत की है, बिल्कुल, और बहुत इम्पोर्टेंट। और परफॉर्म करिए। बस यही यही दो चीज आप कर सकते हैं, बाकी आपके हाथ में कुछ है नहीं, बाकी वो सब कुछ एक होता है। जी। लापता लेडीज ने तो एक नई प्रपाठी तो शुरू कर दी सर, कि इस तरीके के रोल के लिए नए कैरेक्टर को अहमियत देना। अगर पूरे आप आपके स्ट्रगल को देखें और लापता लेडीज के सफलता तक पूरे सफर से देखें, उसका एक निचोड़ निकाल के देखें, नई पीढ़ी जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए क्या आप एक मैसेज और एक मोटिवेशनल बातें बताना चाहेंगे उन्हें? नई पीढ़ी जितना ज्यादा पढ़ेगी, नई पीढ़ी जितना भी ज्यादा अपने आप को ट्रेन करेगी। अब जी, हमने जब ट्विटर शुरू किया था, तब इंटरनेट का दौर नहीं था उतना। इंटरनेट जी, बिल्कुल। मतलब है ना, मतलब इतना फास्ट हम लोग नहीं थे कि अब एकदम तुरंत आपने गूगल पे सर्च किया सब कुछ मिल गया। और उस वक्त हम लोग, मैंने अगर, क्योंकि फिर ये इंटरव्यू का दौर भी बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सिर्फ अपने पास्ट के या उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन इन शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने दिल्ली में रहते हुए इतने सारे थिएटर के डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और सारे अच्छे डायरेक्टर्स, अभिलाष पिल्ले, कीर्ति जैन, और अश्वथ भट्ट, के एस राजेंद्रन, अब तो के एस सर नहीं रहे, और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर के साथ काम किया मैंने। नील चौधरी, टैडपोल रिपेटर में मैं था, उनके साथ मैं काम करता था लॉकडाउन से पहले पहले। तो मैंने इतना सारा काम किया है, और इतनी सारी एक्सपीरियंसेस हासिल की, कि हर बार मुझे लगता था कि मुझे नया कुछ सीखना है, और उसी ने मुझे परिपक्व थोड़ा बहुत बनाया, कि उसी वही मेरी ट्रेनिंग है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे आप ऐसे मौके ढूंढिए जहां पे आपको सीखने का मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको कलरीपट्टू सीखना है, आपको साउथ जाना है, तो आप केरल चले जाइए, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कलरीपट्टू सिखाते हैं, वहां जाइए, है ना, वेणु जी हैं वो सिखाते हैं। आपको लगता है, आपको छऊ सीख कर लगता है आपका बॉडी मूवमेंट अच्छा हो सकता है, तो आप वो सीखिए। आपको लगता है कि भरतनाट्यम सीख के आपकी बॉडी का पोस्चर सही हो सकता है, आपके अंदर लय आएगी। अगर आपको वोकल वोकल इंडियन क्लासिकल सीखना है, वो सीखिए। कोई भी ज्ञान आपको जो है, ऐसा नहीं है कि हर, देखिए जो अभिनय की जो कला है ना, वो सारी कलाओं का समागम है। एक अभिनेता को जो है वो अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। एक अभिनेता जो है वो अच्छा, बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर वो अच्छा लिखता है, अगर वो अच्छी सोच रखता है, अगर वो अच्छे अच्छी तरह अपनी उसको सुर की समझ है, ताल को समझता है, तो जरूरी नहीं कि आप उसके पारंगत हो, लेकिन अगर आपको उसकी समझ है, तो कभी ना कभी आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। अगर आपको डांस की कई अगर डांसर है, मान लीजिए आप डांस डांस कर सकते हैं, डांसर नहीं है लेकिन आपकी बॉडी जो है लय में है, और डांस सीख लेंगे आप, तो आपको कभी भी ना कभी मौका मिलेगा, तो आपको डांस करना पड़ेगा। तो ऐसी सारी चीजें, और किसी को फॉलो मत करिए, अपने आप को जानिए पहले, और एक्सपीरियंस लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, चाहे यार उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़े। शॉर्टकट मत अपनाइए। शॉर्टकट से क्या है, शॉर्टकट जो है बहुत। वो शॉर्टकट वाला ही आपको फल मिलेगा, और वो बहुत जल्दी क्या होता है ना, आजकल की जो, जैसे मैंने आपसे बातचीत की, और ये बातचीत हमने की अभी, यही क्षणिक, यही मोमेंट है, मोमेंट्री खुशी है। इसके बाद फिर खत्म, नेक्स्ट क्या है ना?
तो अभी क्या है, लोग जी। उस पे बिलीव करते हैं कि एक रील बना देते हैं, तुरंत लाइव हो जाएंगे, इतने सारे बन जाएगा, फॉलोअर्स हो जाएंगे, बस जिंदगी इसी में चलेगी। उसमें क्या, वो क्षणिक खुशी है, वो भी जरूरी है, उसको भी एंजॉय कीजिए आप। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ आप रील मत बनाइए, आप फॉलो यूट्यूब चैनल मत खोलिए, लेकिन ट्रेनिंग भी लीजिए, ताकि जब कभी ऐसा मौका मिले बिल्कुल। आपको कि सामने कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर हो, वो आपसे ये ना कहे कि आप मतलब मात खा गए, है ना। तो वो मुझे लगता है कि इसीलिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, चाहे हम जैसे लोगों की अलग अलग जगह पे या किसी इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग लीजिए। तो वो वैसा ही है, पहले गुरु हुआ करते थे, अब गुरु बहुत कम हो गए हैं, तो जितने गुरु बचे हैं उनसे ट्रेनिंग ले लीजिए। यही बिल्कुल, सुझाव है। बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात कही, बहुत मतलब ये बारीकियाँ वाक़ई में किसी भी फ़ील्ड से हो आप, चाहे सिनेमा से हो या अदर फ़ील्ड में, आपने जिन बारीकियों पे बताया कि आपको अपने आप को परफ़ेक्ट बनाना है। छोटे-छोटे क्राफ़्ट पे पढ़ने, लिखने का, हर काम में आप माहिर हो, मज़े हुए तब माया नगरी में जाएँ और जब मौका मिले, जब आप काम लगातार करते हुए आते हैं, तो मौका मिलेगा तो आप महफ़िल लूट पाएँगे। नहीं तो फिर मौका मिला, फिर आप हाथ मलते रह जाएँगे, फिर पछतावा रहेगा। दोबारा रीटेक का मुझे नहीं लगता कि अब ओटीटी के आने के बाद एक और रीटेक वाला ऑप्शन एक और उतना अहम अहम एक्सपीरियंस, जो अनुभव, जो मेरा अनुभव है, कई बार हम अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। मैंने जैसे मैं आपसे जी, जी। बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपसे मुझे बात करनी थी और मैं 4 साल से वेट कर रहा था, और मुझे लगता है कि आपसे बात करना बहुत जरूरी है, और वो अपॉर्चुनिटी जो है, हुँ, वो किसी भी माध्यम से हुँ, वो पूरी हो सकती है, सही तरीके से उसका जो तरीका है वो पूरी हो सकती है। हुँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कई बार अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी करता हूँ, क्रिएट भी करता हूँ। मुझे अगर कहीं पे, समझ रहे हैं, तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करना है, क्रिएट भी करिए, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कहाँ से ऑडिशन का पता चल सकता है, कैसे बात करनी है, ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपको वहां जाना है। आप बहुत, उतनी भी मेहनत नहीं बहुत करेंगे बड़ी बात। तो क्योंकि अवसर जो है ना, वो आपके लिए मतलब वेट नहीं कर रहा है, अवसर जो है आता है चला जाता है। जो अवसर आए उसको ग्रैब करिए और अपना बेस्ट दिखा दीजिए कि आपसे बेहतर कोई है ही नहीं। बस यही बिल्कुल, है, बहुत, यही। बहुत थैंक यू सो मच सर, इतनी खूबसूरत बात हुई। आई होप ये इंटरव्यू लाखों लोगों को बहुत इंस्पायर्ड करेगा, उनको बहुत कुछ सीख देगा और आने वाले प्रोजेक्ट के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप ऐसे ही छाते रहें और लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट बने। तो धन्यवाद। फिल्मेनिया, जिंदगी, जज्बात और सिनेमा।